हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी हायर एजुकेशन में हिंदी विषय से इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले मैं उन सभी सफल प्रतियोगी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने इस इंटरव्यू के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया। 4 से 5 गुना लिस्ट में आने के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज के लेक्चर में जो कुछ मैं चर्चा करूंगा वो अपने इंटरव्यू के अनुभव के आधार पर करूंगा। 28 जून 2018 को मुझे यूपी हायर एजुकेशन में इंटरव्यू देने का मौका मिला था और इस इंटरव्यू को मैं 2 पार्ट्स में बांटा हूं। पहला पार्ट्स ये है कि जब आप घर से निकलेंगे और वेरिफिकेशन तक क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और बाद में वेरिफिकेशन के बाद जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस समय क्या क्या ध्यान में रखना है। तो एक एक चीज़ आप नोट कर लीजिए जिनको इंटरव्यू देना है। जब भी इंटरव्यू हम देने जाते हैं तो हमारे पास पहले से एक एप्लीकेशन फॉर्म्स होता है जिसके आधार पर हमने परीक्षा दी होती है, तो वो उसका प्रिंट आउट करके आप अपने पास रखिए। इसके बाद आपके मन में आता है कि कैसा ड्रेसअप होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। अगर जिन्होंने कई बार इंटरव्यू दे दिया होगा तो उनको इसकी समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके मन में तमाम तरीके के प्रश्न आते हैं कि किस टाइप का कपड़ा पहनेंगे, ड्रेस कैसा होना चाहिए जिससे कि पॉजिटिव साइन दिखाई पड़े। चिंता मुख्य इसी बात की रहती है। तो ख़ास तौर से जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्मल पैंट शर्ट्स पहन कर जाते हैं और आमतौर पर सबका जो कलर होता है लगभग मिलता जुलता ही रहता है। कोई ब्लू शर्ट पहन के जाता है, हल्का ब्लू, और स्काई पैंट पहन कर जाता है, या फिर कार्बन ब्लू टाइप का पैंट रहता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ स्कूल्स में इस तरीके से उनके ड्रेसअप भी रहते हैं। तो ख़ासतौर से कई लोगों ने ड्रेसअप बनवा भी लिया होगा इंटरव्यू का। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स साड़ी पहन कर आती हैं, कुछ सूट सलवार भी पहन कर आती हैं जिसमें वो कंफर्ट महसूस करें। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस कपड़े में आप कंफर्ट महसूस कर रहे हैं और सामने वाले को भी देखने में अच्छा लग रहा है, तो इसी तरीके का आप यूनिफॉर्म अपना कर जाइए। आगे बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स। जब भी आपने फॉर्म भरा था तो उस समय क्या क्या आपने उसमें बताया था। 10th से लेकर MA तक का तो एकदम क्लियर रहता है। फिर नेट और JRF का भी सर्टिफिकेट होता है। जिनकी MPhil PhD कंप्लीट है वो इसको लगा सकते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि उन्होंने B.Ed किया है तो क्या उसके भी डॉक्यूमेंट्स को उसमें लगाएं। लगाने के लिए लगा सकते हैं लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उसी को आप लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इन डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपीज होगी और सेल्फ अटेस्ट इसको करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो कॉल लेटर मिलेगा, इंटरव्यू कॉल लेटर, तो उसमें दिया होगा कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ से आपने अंतिम समय में शिक्षा पाई है। तो आप देख लीजिए कि कहाँ से आपने अंतिम बार पढ़ाई की है, वहाँ से जाकर एक बोनाफाइड आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बन जाता है आराम से। उसमें फिर देखेंगे लिखा रहता है कि 2 संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा आप अपने चरित्र प्रमाण पत्र को भी बनवा कर लाएं। तो इसको लेकर विद्यार्थी कई बार बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि ये संभ्रांत लोग कहाँ मिलेंगे। तो ये संभ्रांत लोग मिलेंगे आपके गांव में ही, ज़्यादा नहीं खोजने की ज़रूरत है। आप अपने ग्राम प्रधान से बनवा सकते हैं। उसका जो एक लेटर पैड होता है उस पर ग्राम प्रधान लिख देंगे, अभी मैं बताऊंगा क्या लिखेंगे। दूसरा जो लेटर है वो आप अपने आसपास के जो इंटर कॉलेज है या फिर कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल से भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत खुशी खुशी इस सर्टिफिकेट को बनाते हैं और काफ़ी गर्व भी महसूस करते हैं कि हमारे इलाके का बच्चा जा रहा है इंटरव्यू देने। बहुत सारे आशीर्वाद भी देते हैं। अब उसमें लिखना क्या है, आप उनके लेटर पैड पे लिखवाएंगे कि मैं फलां सन ऑफ फलां को पिछले 10 वर्षों से 5 वर्षों से जानता हूँ, इनका चरित्र उत्तम है, ये अपने
पढ़ाई के माध्यम से अपने समाज का नाम कर रहे हैं और मैं कामना करता हूँ कि भविष्य इनका उज्जवल हो। इस टाइप का आप 3 से 4 लाइन का लिखवा के नीचे सिग्नेचर करवा देंगे उनका, ठीक है। और इसको लेकर आप इंटरव्यू देने चले जाएंगे। आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो आयोग है वो कोई बहुत व्यवस्थित उसकी बिल्डिंग नहीं है, हमको लगता है कि किराए पर ही वो चल रहा है। आप जाएंगे अंदर तो पहले से ही बहुत सारे विद्यार्थी आपको घूमते हुए वहाँ पर नजर आएंगे, सब फाइल वाइल लेकर, ठीक है। कुछ फोटोकॉपी इत्यादि भी कराते हुए नजर आएंगे। वैसे मेरी जो भी वीडियोज देखेंगे वो पहले से ही अपना डॉक्यूमेंट तक कंप्लीट करके ले जाएंगे, लेकिन अभी तो इतना अप्रोच है नहीं, ठीक है। तो आप जाएंगे वहाँ पर और वहाँ पर एक लंबा सा हॉल है, ठीक है, और कुछ कुर्सियाँ लगी रहेंगी। उस कुर्सी पे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे रहेंगे। बैठने का कारण ये रहता है कि शुरू शुरू में एक अटेंडेंस लगती है आपकी उपस्थिति का, कि आप इंटरव्यू देने के लिए उपस्थित हैं। कई बार तो वहाँ का जो प्यून होता है वो चिल्लाता भी है कि फलां अभी आए है कि नहीं, ठीक है। तो आप जाएंगे, सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी आपसे बातचीत भी करने लगेंगे। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है कि फर्स्ट फ्लोर पे मुझे जाना था और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10th से लेकर नेट जेआरएफ तक के सर्टिफिकेट्स रहेंगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाइएगा, क्योंकि जब मैं गया था इंटरव्यू देने तो एक साथी थे, असम के रहने वाले थे, वो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट घर पर भूल गए थे और फोटो कापी लेकर आए हुए थे। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करना है। एक चीज़ मैं बीच में और बताना भूल गया, अगर आप सर्विस में हैं तो आप अपनी संस्था से एनओसी भी लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आप नौकरी में हैं, और कई बार आप फॉर्म में भी बताए रहते हैं कि मैं सर्विस में हूँ, तो उसको वो लोग देखते हैं, मांगते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर एनओसी नहीं मिला है तो इसके लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म भी मिलता है कि अंडरटेकिंग फॉर्म जिसको कहा जाता है, उसको लेकर आप भर लेंगे और आपको 10-15 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि लगातार नेट जेआरएफ की परीक्षाएं होती रहती हैं, तो आपके पास हो सकता है कि एक से अधिक नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि सभी सर्टिफिकेट को लेकर जाइए, और या फिर आपको याद हो कि फलां सर्टिफिकेट को मैंने लगाया है तो उस सर्टिफिकेट को ध्यान से लेकर जाइए। क्योंकि एक घटना और हो गई थी मेरे एक दोस्त के साथ कि वो जब फॉर्म भरा था तो नेट था, और जब इंटरव्यू देने की बारी आई तो जेआरएफ हो गया, तो वो खुशी के मारे जेआरएफ वाला सर्टिफिकेट लगा दिया। जब रोल नंबर मिलाया गया तो मिल ही नहीं रहा था। बाद में उस पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया कि तुमने धोखाधड़ी की है, बाद में तुम्हारा नेट हुआ है, तुम पहले ही फॉर्म भर दिए थे, लेकिन वो तो असली में था। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करना है। कुल मिला जुलाकर सफलतापूर्वक आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको कहा जाएगा कि आप फॉर्म एक आपको फॉर्म दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप फीस जमा करेंगे। 800 रुपये फीस लगेगी। इसके बाद आपको छोटा सा एक चीट दिया जाएगा, ठीक है। आमतौर पर जो बच्चे हैं वो 10 बजे तक पहुंच जाते हैं। इंटरव्यू टाइमिंग दिया रहेगा 9:30-10 बजे के आसपास में पहुंचना रहता है। तो आम लगभग बच्चे इतना अलर्ट रहते हैं कि 1-1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले कि आपको दिख जाएंगे घूमते हुए, ठीक है। और देखेंगे आप कि जिनका जिनका वेरिफिकेशन इत्यादि हो रहा है, कुछ नीचे भी घूमते रहते हैं। अभी एक्सपर्ट इत्यादि आपको नहीं दिखेंगे। कई बच्चों को आप बातचीत करते हुए सुनेंगे कि बीएचयू से एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, इलाहाबाद से हैं, लखनऊ से हैं, दिल्ली से हैं, जामिया से हैं। बच्चे बहुत सारी जानकारी लेकर भी जाते हैं। तो आपको चुपचाप रीड करना है कि कौन क्या बात कर रहा है, कैसे सवाल पूछा गया था। आमतौर पर थोड़ा सा दबाव रहता है, खैर बातचीत आप करते रहिएगा। देखेंगे इसी बीच एक गाड़ी आएगी 4 व्हीलर, उसमें से एक्सपर्ट सब निकलते हैं। थोड़ा सा लेट ही आते हैं एक्सपर्ट, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग इंटरव्यू दिए होंगे तो उनको इसका अनुभव होगा। इसके बाद जैसे एक्सपर्ट्स उतरते हैं, कुछ बच्चे चुपके से नमस्ते इस तरीके से करते हुए आपको दिखेंगे। इसका ये मतलब है कि उस एक्सपर्ट्स को वो जान रहे हैं। कई बच्चे तो बोर्ड वोर्ड का भी पता करके रखते हैं कि कितने बोर्ड हैं, किस में कौन बैठ रहा है, किस में कौन बैठ रहा है। ये सब धीरे धीरे ओपनली हो जाता है।
लेकिन इंटरव्यू के समय बहुत सारे पारदर्शिता के ऐसे चीज़ आपको दिखाए जाएंगे, लगेगा कि बहुत ही सब कुछ व्यवस्था अच्छी चल रही है। ठीक है, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं वेरिफिकेशन और फीस जमा तक की बात कर लिया था। आपको दे दिया जाएगा एक छोटा सा चीट कि आपका फला इंटरव्यू बोर्ड में, फला बोर्ड में आपका है, नाम नहीं बताया जाएगा। और हमको लग रहा है कि 3 या 4 बोर्ड रहते हैं। ठीक है, और हर बोर्ड के में 4-5 सदस्य रहते हैं। उसमें से 1-2 सदस्य ही काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, वही ज़्यादातर सवाल पूछते हैं। और कुछ बच्चे जैसे इंटरव्यू देने के बाद बाहर आते हैं तो उनको लोग घेर लेते हैं, बोलते हैं कि क्या पूछा है, तो अपना 1-2 सवाल बताते हैं। फिर खुद इंटरव्यू देने के बाद आते हैं लोग तो जन्नाए हुए से रहते हैं। कई बार अच्छा इंटरव्यू चला जाता है, कई बार बहुत बेइज्जती हो जाती है अंदर जाकर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ आप अनुभव भी लेंगे, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबका इंटरव्यू अलग अलग ढंग का होता है, सबकी विषय वस्तु अलग अलग है। तो तनिक भी आप अपने आसपास के जो भी परिवेश है उससे घबराना नहीं है, धैर्य रखना है और अपने को कंट्रोल करना है। ठीक है, इसके बाद हो सकता है कि आप 9 बजे का पहुँचे हैं, आपका इंटरव्यू 5 बजे भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि कब इंटरव्यू होगा कब नहीं होगा, क्योंकि कई बार जो लिस्ट होती है उलट पलट जाती है। ठीक है ना, कई बार लगता है कि क्रम से चल रहा है, उसी में आप देखेंगे बीच में कोई आएगा बोलेगा कि मेरा 4 बजे फ्लाइट का टिकट है, मुझे जाना है, मेरा इंटरव्यू जल्दी से कराइए। किसी का बच्चा रो रहा है तो इसका जल्दी से करा दो। इस तरीके की भी घटनाएं होती हैं, क्योंकि मैंने 1-2 बार देखा है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कुछ इस तरीके की अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं। इसी बीच मान लीजिए आपका लंच के पहले तक इंटरव्यू नहीं हुआ, तो कुछ लेकर गए लंच इत्यादि तो कर लीजिए, नहीं तो बगल में ही बहुत अच्छी सी दुकान है, वहाँ पर आप जाके कुछ समोसा इत्यादि खा भी सकते हैं। और क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ गया था तो वो दुकान मुझे याद आ रही है। ठीक है, फिर आप आधा घंटा 45 मिनट इंतज़ार करेंगे, फिर बोर्ड बैठेगा, फिर इसके बाद इंटरव्यू शुरू होगा। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 9 सवा 9 बजे तक पहुंच गया था वहाँ पर आयोग, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ 5:15 शाम में, और उस दिन का इकलौता आखिरी मैं ही था। ठीक है, सारे लोग इंटरव्यू देकर चले गए, सबके अनुभवों को मैंने ले लिया और वो, लेकिन मैं थोड़ा धैर्य रखा हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर मैं छत्तीसगढ़ में था, तो मुझे ज़्यादा उतना प्रेशर टाइप का नहीं था, लेकिन थकान थी मुझे बहुत ज़्यादा। बैठे बैठे भी कई बार थकान हो जाती है और बातों को सुनते सुनते भी थकान होती है। ये जो चीज़ मैं बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत कम लोग बताते हैं। इसलिए जितना भी आप चुपचाप रहेंगे, अपनी एनर्जी को बचा के रखेंगे, वो आपको इंटरव्यू में काम करेगा। कई बार आप अपनी एनर्जी बाहर ही ख़त्म कर देते हैं लोगों से बातचीत करने में। हमेशा समय समय पर पानी इत्यादि पीते रहिए, क्योंकि मैंने गलती की थी, पानी नहीं ले जा पाया था। ठीक है, कई बार तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आप बोलेंगे भी नहीं तो भी वो बोलना शुरू करते हैं कि मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, तो खैर अब मनुष्य हैं तो सुनना पड़ेगा। आपको जो चीट दी गई थी उस चीट के अनुसार आपको अगर बुलाया जाता है तो आप बोर्ड में जाएंगे, वहाँ 4-5 लोग बैठे रहेंगे। ठीक है, पूरा जो आपका डेटा है, जो आपने फॉर्म भरा था, वो पूरा उनके पास रहता है। 10वीं से लेके नेट जेआरएफ तक का जो एमफिल पीएचडी उनका सबका डेटा वहाँ पर रहता है। फिर वो बोलते हैं कि आपने 10वीं में इतना परसेंटेज पाया था। कई बार बोर्ड के सदस्य ही आपका पूरा जो डेटा है बताना शुरू कर देते हैं, कई बार उल्टा पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 10th से लेकर नेट जेआरएफ तक की जितनी भी आपने मार्क्स पाए हैं और डिवीज़न है, ये सब याद रखिए। ठीक है, आप जैसे ही आपको बोला जाएगा कि ठीक है आप बैठ जाइए, आप वो टेबल पर बैठ, जो भी कुर्सी रहेगी उस पर बैठेंगे। इसके बाद परिचयात्मक टाइप की शुरुआत होगी। ठीक है, जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो उस समय एक ये ढोंग चल रहा था कि नाम नहीं लेना है, और जो भी एमफिल पीएचडी किए थे उनको जो भी डिजर्टेशन है या फिर थीसिस है उसको अखबार में लपेट के ले जाना था, ताकि जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो देख न लें कि फलां का नाम, इसका नाम ही है, फलां है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी पारदर्शिता को लेकर थी, लेकिन जब सामने ही पूरा बायोडाटा ही रखा गया है तो फिर इस तरीके की बातें थोड़ा सा मुझे अतार्किक टाइप की लगती हैं। खैर, आप कुर्सी पर बैठ जाएंगे, आपसे परिचय टाइप का होगा। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि इंटरव्यू में क्या नॉलेज चेक होता है, क्योंकि परीक्षा तो पहले हो चुकी है, तो किस टाइप का नॉलेज। तो आप जानते हैं कि इंटरव्यू का जो सामान्य अर्थ है कि बातचीत करना, और कमीशन और बोर्ड के मेंबर्स ये देखना चाह रहे हैं
कि जो कैंडिडेट इन 4-5 गुना लोगों में जगह बनाया है, उसके बातचीत करने का तरीका क्या है, उठने बैठने का तरीका क्या है, अपने उत्तर को देने का तरीका क्या है, ठीक है। या फिर बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो ये उस तरीके से आंसर देने में सक्षम है कि नहीं है। लिखित परीक्षा और मौखिकी में यही मेन अंतर है, क्योंकि लिखित जब होती है तो आप देखते हैं कि शांत होकर भी उसका आंसर दिया जा सकता है। इसलिए मौखिकी जो है वो आपके व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष है, उसी को चेक किया जाता है। तो अब साक्षात्कार में आप जाएंगे तो हालचाल तो इस तरीके से नहीं लिया जाएगा कि आपका कोरोना का समय कैसे बीता, कैसे बच गया, ठीक है। तो अब जरिया एक ही मात्र है कि आप जिस विषय में हैं उसी के बारे में बताइए। तो ख़ास तौर से जो बच्चे एमफिल पीएचडी किए हैं उनसे बात करने का जो होता है एक अच्छा बहाना मिल जाता है कि आपने एमफिल कहाँ से किया है, क्या टॉपिक रहा है, आपने पीएचडी कहाँ से किया है, क्या टॉपिक रहा है। तो उससे 5-6 सवाल बन जाते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं किए हैं, एमए पास करके ही गए हैं, तो वो एक टॉपिक तैयार करके जाएं, उनसे जो पूछा जाए कि आप किस पे पढ़ाना चाहते हैं तो एक तैयार करके जाएं वो विकल्प में। इसी तरीके से एमफिल पीएचडी वाले भी अगर तैयार करके जाते हैं तो अच्छा रहेगा। छोटा टॉपिक तैयार कीजिए, जैसे वहाँ पर बहुत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा टॉपिक तैयार करके जाएंगे तो अच्छे से अपनी बातों को रख लेंगे, ठीक है। एक चीज़ इसको आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बड़ा टॉपिक लेकर जाएंगे तो उसी में फंस जाएंगे आप। और जब भी इंटरव्यू की शुरुआत होती है आप आंसर देते हैं तो उसी में से प्रश्न बनता है, ऐसा नहीं है कि अलग से कोई प्रश्न, क्योंकि 3-4 लोग रहते हैं, आपके आंसर को बड़ी बारीकी से वो लोग देखते हैं, काफ़ी अनुभवी लोग होते हैं। और अगर कोई चीज़ आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का कर रहे हैं या फिर कोई वहीं पर जाके स्थापना आप सिद्ध कर रहे हैं तो उससे सवाल होने लगेगा, ठीक है। अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो जैसे ही मैं इंटर किया, मुझे मेरा जो एकेडमिक रिकॉर्ड था काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने अप्रिसिएट किया मुझे और शाबाशी भी दे रहे थे। तो सुनने में तो सबकी अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। फिर उन्होंने कहा कि आइए बैठिए बैठिए, और मैं आखिरी था। उन लोगों का चाय समोसा भी रखा रहता है, कई लोग इस बात से सहमत होंगे, वहाँ पर नमकीन इत्यादि भी रखा रहता है। तो उन्होंने कहा कि लीजिए लीजिए आप भी खाइए बिस्किट। तो अब मन में ये आता है कि भाई हम तो आए थे इंटरव्यू देने और अचानक कोई बढ़ा रहा तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब वहाँ पर बड़ा नैतिक दबाव हो जाता है, कई बार वो भी आपके मूल्यांकन में ही जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि नहीं सर मैंने खाया है, बस मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं, कई लोग तो उठा के उनको लगता है कि बहुत मुझे मान रहे हैं, बहुत एक तरीके से बड़ा अच्छा परिचय हो गया। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए कि क्या करना है क्या नहीं। खाते पीते भी रहते हैं और सवाल भी पूछते हैं, ठीक है। जब मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि आप तो एमफिल में भी प्रथम हैं, पीएचडी में भी प्रथम हैं। तो थोड़ा सा मुझे अटपटा टाइप का लगा, क्योंकि एमफिल और पीएचडी ये दोनों उपाधियाँ, इसमें डिवीज़न का कोई मतलब है नहीं। फिलहाल मैंने चुपचाप था, मैं कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा कि आपके एमफिल का क्या टॉपिक है, तो मैंने बताया कि मार्कंडेय की कहानी में अभिव्यक्त सामाजिक चेतना। तो फिर क्या सामाजिक चेतना है से क्या तात्पर्य, ये सवाल हुआ। उनकी कहानियों के बारे में सवाल हुआ कि कितने तरीके की कहानियाँ लिखा है, मार्कंडेय के प्रगतिशीलता और जेएनयू की प्रगतिशीलता में क्या डिफरेंस रहा है। कई बार उसमें लिखा रहता है ना कि आपने जेएनयू यहाँ एमए यहाँ से किया है, पीएचडी यहाँ से किया है, तो कई बार आपकी यूनिवर्सिटी इत्यादि से भी सवाल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी अच्छी जानकारी आप लेकर जाइए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई अच्छा साहित्यकार है तो उसकी साहित्यिक कृतियों उसके बारे में पढ़ कर जाइए, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। खासतौर से जो बच्चे आजमगढ़ के हैं, हरिऔध इत्यादि के बारे में ज़्यादातर उनसे पूछ लिया जाता है, रालसा कृतियानी लोगों के बारे में। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वाराणसी से जो है, इलाहाबाद से है, उससे तो तमाम सवाल बन सकते हैं। खैर मतलब जो प्रसिद्ध जगह हैं साहित्य के दृष्टिकोण से, वहाँ से नहीं। अगर कोई रेयर केस में आ जाता है और वहाँ का कोई साहित्यकार है तो आप ज़रूर उसको ध्यान में रख के जाइए। खासतौर से अगर कोई गाजीपुर से है तो आधा गांव इत्यादि से सवाल पूछना तय टाइप का लगता है, और विवेक ही राय इन लोगों से, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने ज़िले को भी ध्यान में रखिए और उसके एजुकेशन रेट को भी ध्यान में रखिए कि साक्षरता दर कितनी है। कई बार पूछ दिया जाता है, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो उनको लगेगा कि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का आपको पता ही नहीं है साक्षरता। कई बार बेइज्जती भी होती है, ठीक है। तो मैं अपना बता रहा था, एमफिल के बारे में बातचीत हो गई और फिर पीएचडी के बारे में उन्होंने पूछा कि पीएचडी
का क्या टॉपिक रहा है। तो मैंने बताया कि अज्ञेय और मुक्तिबोध के आलोचना क्रम का तुलनात्मक अध्ययन। तो आप जानते हैं कि अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों अलग अलग ध्रुव के हैं। तो मैंने क्या एक तरीके से तुलना किन किन चीज़ों में किया है, तो मेरे पास 8-10 पॉइंट थे, मैंने बताया। गलती मैंने एक चीज़ ये कर दी कि मैंने अपने जवाब में एक जगह बोल दिया कि अज्ञेय ने नई कविता शब्द का उल्लेख आकाशवाणी पटना से किया था। और मैंने ये आकाशवाणी क्या कहा कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। वहाँ पर एक मेंबर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपने आकाशवाणी का नाम लिया है और मान लीजिए कि आप विविध भारती में काम करते तो एक उद्घोषक के तौर पर कैसे काम करते, हमको डेमो देकर आप बताइए। तो मैं तो तैयारी पूरा अपना लिटरेचर का करके गया था। हालांकि एंकरिंग मेरा शौक था, तो मुझे लगा कि मैं इसको हैंडल कर लूँगा। लेकिन जैसे ही मैं बताने की कोशिश किया कि ये आकाशवाणी का इलाहाबाद केंद्र है या फिर ये आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र है, अब आप एंकर का तो नाम लेना पड़ेगा और सबसे बड़ी पाबंदी थी कि आप नाम नहीं ले सकते हैं। तो मैंने पूछा कि सर नाम ले सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नाम तो मत लो बेटा। तो मैंने बोला तब? तो बोला कि किसी और दूसरे का नाम ले लो। इस तरीके से बेतुका अगर आपसे बातचीत होगी तो थोड़ा सा मनोबल क्या होता है, टूट जाता है, आपका इंटरव्यू धीरे धीरे खराब होने लगता है। फिर भी मैंने चिट्ठी पत्री वाला एक प्रोग्राम तुरंत 10 सेकेंड में तैयार किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको 1 मिनट दिया जाता है और आप बताइए। और मैं पहले ही मैंने आपको बताया कि 5:15 पर मेरा इंटरव्यू था, सबके जाने का समय था। जब मैं इंटरव्यू रूम में एंट्री कर रहा था उसी समय चपरासी पूरे जितनी भी अलमारियां थीं उन अलमारियों को बंद कर रहा था, मैं ही बचा था। तो मुझे लगा कि ये लोग चाह रहे हैं कि निपटाया जाए इंटरव्यू को। कई बार उस दिन का दिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये मैं इसलिए खुल के आप लोगों को बता रहा हूँ कि किसी के साथ भी इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो इंटरव्यू तो चला 5-6 मिनट, बहुत अच्छा चला। लेकिन आकाशवाणी से ये लोग डाइवर्ट करना शुरू कर दिए। इन्होंने जैसे ही मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की तो मेंबर फिर दोबारा बोले कि आप यूनुस खान की आवाज़ में बोलिए। तो आप बताइए, अगर मिमिक्री में मुझे नहीं आती है तो यूनुस खान की आवाज़ में कैसे बोल पाऊँगा? फिर मैंने बोला कि सर मैं नहीं बोल पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि अरे साहित्य का आदमी तो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होता है, बताइए बताइए। इस तरीके से थोड़ा सा उन्होंने प्रोवोक करना शुरू किया। तो मैं तो ऑलरेडी जॉब में था, तो वो एक मैडम थी वहीं, उन्होंने कहा कि चलो बेटा कुछ व्हाइट बोर्ड पे लिखो। तो मुझे अभी भी याद है उन्होंने लिखने के लिए कहा था। पहला शब्द जो था अभिव्यंजना, तो मैंने लिख दिया। दूसरा शब्द था आशीर्वाद, उसको भी लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि वक्तृत्व लिखिए, वक्तृत्व। तो थोड़ा सा जो वहाँ पर मेंबर थे उन्होंने बोला था तो मुझे उच्चारण नहीं समझ में आया कि क्या कह रहे हैं और थका आ रहा था बहुत। तो मैंने बोला कि सर एक बार आप दोहराएंगे क्या? और मैंने एक गलती ये की कि एक बार वक्तृत्व मैंने लिखा तो गलत लिख दिया था, मतलब उच्चारण नहीं समझ में आया तो मैं बाएं हाथ से उसको मिटा दिया। तो एक मेंबर ने तुरंत कहा कि आपका 1 नंबर कट कर दूंगा मैं। तो मुझे लगा कि भाई 30 नंबर आपके हाथ में है, 1 नंबर के 30 काट दो, क्या किया जा सकता है। फिलहाल मैंने सब लिखा और मुझे लगा कि अब ये लोग जाने के चक्कर में हैं। मैम ने कहा कि ठीक है बेटा तो चलिए। तो मुझे लगा कि अब मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया और मैं अपना डॉक्यूमेंट्स इत्यादि जो कुछ था और जो थीसिस थी और डिजर्टेशन था, ये सब अखबार में लपेटा हुआ था, सबको मैंने इकट्ठा किया और धीरे धीरे चलने लगा। तो फिर मजाक उड़ाते उन लोगों ने कहा कि आप चल दिए क्या? तो मैंने कहा कि अब तो मैम बोली हैं कि इंटरव्यू आपका हो गया, चलिए। तो उन्होंने कहा कि अरे कुछ नमस्ते बंदगी होगा। तो हमने कहा कि ठीक है सर, नमस्ते। तो क्योंकि आकाशवाणी से ही इंटरव्यू क्या हुआ, ख़राब होने लगा। उसको या तो मैं नहीं हैंडल कर पाया या फिर वो लोग इंटरेस्ट नहीं। उसी बीच बीच में कोई नमकीन खा रहा है, कोई समोसा खा रहा है, कोई कुछ लोगों तो मैंने देखा नीचे कुछ ऐसे हाथ कर रहे थे, आप संकेत को समझ रहे होंगे, सुरती उरती भी लग रहा था कि बना रहे थे। उसमें एक व्यक्ति को जो एक्सपर्ट था उसको लगा कि मैं कहीं देखा हूँ। बाद में जब अपने मेमोरी के मैंने रिवाइज किया तो पता चला कि जब मैं बीए में पढ़ाई करता था तो वो मेरे वार्डन थे। ठीक है, और बीएचयू से अगर कोई लड़का केवल बीए किया है तो वो बड़ा उसको दिक्कत होती है। अगर वो दूसरी जगह से एमए एमफिल पीएचडी कर दिया है, खासतौर से जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बीएचयू से होते हैं, इलाहाबाद से होते हैं, लखनऊ इत्यादि से भी होते हैं, अलीगढ़ से भी होते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा और बढ़ेंगे तो दिल्ली से होते हैं।
या फिर हैदराबाद इत्यादि से भी आ जाते हैं। तो बीएचयू में बीए किए हैं आप तो बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं रहती है टीचर से, ठीक है, पहचानते भी नहीं। उन बच्चों को ज़्यादा पहचानते हैं जो कि एमए किए रहते हैं, पीएचडी किए रहते हैं और लगातार परिक्रमा करते रहते हैं। इस परीक्षा में अगर आप रिटेन निकालें और परिक्रमा किए हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ थी कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ना उसकी कोई बुक है, ना उसका कोई सिलेबस है। आपसे बातचीत होगी, उन बातचीत के आधार पर ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जब आप सवाल का उत्तर देंगे, उसी उत्तर में से एक नया सवाल बन जाएगा, फिर आप उत्तर देंगे, फिर उसी में से एक और नया सवाल बन जाएगा। इसी तरीके से लगातार आपके प्रश्न बनते रहेंगे, उत्तर होता रहेगा और 10 से 15 मिनट तक इंटरव्यू चलता है। इसके बाद आपको शुभकामनाएं इत्यादि दी जाती है। इसके बाद आप जानते हैं कि 30 नंबर का है तो उसमें से 12 नंबर मिनिमम रूप से देना है और 27 नंबर मैक्सिमम देना है। तो इसी के बीच में आप रहेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो बच्चे बॉर्डर पे हैं वो इंटरव्यू देने बेशक तौर पर जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद रख कर ना जाएं कि उनका चयन होगा ही, ठीक है। और जब तक आप कट ऑफ से 8 9 10 क्वेश्चन ऊपर नहीं रहेंगे तब तक आप अपने को सेफ जोन में मत मान कर चलिए। क्योंकि पिछली बार इसीलिए मेरा चयन नहीं हो पाया क्योंकि कट ऑफ से मेरा 4 क्वेश्चन ज़्यादा था और इंटरव्यू में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मुझे कितना मिला, मुझे 16 नंबर इंटरव्यू में मिले थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अनुभव था। मैंने इसलिए खुल कर बताया है कि इस इंटरव्यू को मैंने दिया है। कई यूट्यूब चैनल पे आप देखते होंगे वो दूसरे के अनुभव से बताते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद का अनुभव था, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आया होगा। आप अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर कर जाएंगे, पूरी मुझे उम्मीद है और मैं आप सभी के सफल होने की भी कामना करता हूँ। और जब भी इंटरव्यू देकर आइएगा तो ज़रूर हमको कमेंट्स कर कर बताइएगा और जिससे कि हम आगे भी तमाम अनुभवों को शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए